नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। हीट एंड टेम्परेचर आप सभी को पता है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है गैसियस लॉ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से फिक्स है कि सीबीटी 2 में आपके क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में। दो दो सवाल आपके पूछे हुए हैं गैसियस लॉ से। तो भाई देखिए, एक तो यहाँ ये जो आप गैसियस लॉ देखिए पूरा मैंने निचोड़ रखा है भाई। इसमें आपको इसके अलावा इस वीडियो के बाद इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंसेप्चुअली मैं चीजों को समझाऊंगा। एक तो इसमें थ्योरेटिकल यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और एक आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर 1 मिनट का क्वेश्चन 15 मिनट आपने समय ले लिया, तो भाई देखिए, समय नहीं मैंने लिया, मैंने चीजों को पूरा एक्सप्लेन किया है। वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए ना भाई, उसके इर्द गिर्द उस क्वेश्चन के चारों तरफ घूमना, क्योंकि आयोग यही कॉपी तो करके क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा। तो ये समय लगता है बताने में। बाकी आप पॉज करिए, ये पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए, बनाइए, तैयारी है तो दूसरा क्वेश्चन बनाइए और कमेंट करिए कि कितने स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे भाई इसकी सही बनाए। ठीक है, बहुत शानदार सवाल। और ये तीसरा चौथा आपने देख लिया। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है समझिएगा। क्वेश्चन में अच्छे से बोला गया 30 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें गैस का जो दाब है P है। यदि आयतन को क्या किया जाए, नियत रखा जाए, तो दाब जो है 6P, यानी कि प्रेशर को आपको कितना करना है, 6 गुना कर देना है। तो उसके लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए। इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। चलिए भाई समझिएगा। पहले तो मैं समझाऊंगा नहीं भाई, आपका जो तैयारी है आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बना रहे होंगे, मैं उस पे ही आ रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, हमने क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन कैसे आप एग्जाम में अप्रोच लेंगे। हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, तो हमने देखा आयतन क्या है, नियत है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अब ये आप अपना वहां प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं भाई, एग्जामिनेशन हॉल में आपका फाइनल मैच है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आयतन नियत है तो बस दिमाग में डायरेक्ट चलना चाहिए। आयतन नियत है तो कौन सा लॉ, तो गे-लुसेक लॉ। ठीक है ना, गे-लुसेक लॉ। तो गे-लुसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो रिलेशन क्या आ जाएगा भाई, यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी क्या हो गया P1/T1 और क्या हो गया P2/T2। तो भाई P1 कितना दिया गया है, दाब प्रेशर P दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां पे टेम्परेचर हम लोग क्या लेंगे, एसआई यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन। तो 273 में 30 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 303। P2 कितना करना है, 6 गुना कर देना है सर, और हमें कितना टेम्परेचर यही फाइंड आउट करना है। तो ये P से ये P कट जाएगा और यहां से आपका T2 निकल जाएगा। 6 से ये गुना कर लीजिए तो कितना आ गया, 6×18, 6×18, इतना केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग पकड़ते हैं पहले ये सारी चीजें कैसे आपने अप्लाई किया, उस पर ही मेन हमें काम करना। ठीक है भाई, जिनकी तैयारी है अटेम्प्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, खात्मा करते हैं गैसियस लॉ को। देखिए समझिए, नाम में आएंगे सर, चीजों को मेरा पढ़ाने का तरीका ये भाई कि उनका टाइटल में ही सब चीज छुपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको पता है लॉ। लॉ क्या होता है, नियम। नियम क्या होते हैं भाई, तोड़ने के लिए, है ना। ऐसी बात नहीं है, नियम तोड़ने के लिए नहीं होते, नियम टूट जाते हैं वैसे। तो ये लॉ किसके लिए दिए हैं, गैस के लिए दिए भाई। क्या किसके लिए दिए गए हैं, गैस के लिए दिए भाई। तो थोड़ा सा मैं चीजों को डिटेल कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। अगर बात किया जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो भैया 5 स्टेट है, 3 नहीं, मैंने 3 बस लिया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए 2 और कौन सा स्टेट है, ये आपको पढ़ना भी है, हमने पढ़ाया भी है। तो खैर छोड़िए। देखिए सॉलिड में हमें क्या पता है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे की, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं क्या क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में होगा, इतने डिस्टेंस में होगा। और गैस में क्या होगा भाई, काफी ज्यादा एक दूसरे के बीच में क्या होती है, दूरियां होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है और इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ यानी गैस के जो पार्टिकल्स है इधर उधर बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स हैं भाई ये सटे सटे होते हैं, मतलब बहुत अधिक सटे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है। यहाँ पे फोर्स अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं, इनके पास थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है, पार्टिकल इस प्रकार से चिपके हुए रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी मजबूत, यानी कि आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनके पास 0 होता है, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने पोजीशन में। जैसे कि ये आपका एक बर्फ ले लीजिए, तो बर्फ में सारे पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में क्या है, जैसे पानी में या छोटे छोटे पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। गैस में, यहाँ पे गैस में आप क्या देखते हैं कि हवा में बहुत सारी गैस है भाई, एयर भी गैस है, तो वो उड़ रही होती है क्योंकि उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पार्टिकल के पास, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच लगने वाला जो बल है वो बहुत कमजोर होता है। ये समझ में आ गया।
यानी आपको मुझे समझाना था गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। गैस का प्रॉपर्टी आपने समझ लिया। तो गैस के प्रॉपर्टी में तीन चीज आपको समझ में, देखिए ये सब क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट में। देखिए गैस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इसमें क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स हैं यानी कि जो कण है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे कण और इंग्लिश में बोलेंगे पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, काफी अधिक डिस्टेंस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, आकर्षण बल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी कम या फिर कह लीजिए अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी इनके पास क्या होता है, काफी अधिक होता है। यानी कि ये गैस जो देख रहे हैं, एक पार्टिकल, ये मान लीजिए गैस है, ये गैस, ये पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल है। तो देखिए इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी कमजोर होता है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, और देखिए इनके बीच में क्या होता है, लार्ज गैप भी होता है। तो ये जो गैसियस लॉ जो आपको दिया है ना, ये गैस के बारे में, यानी कि गैस का मतलब क्या, इसके पार्टिकल्स के बारे ही लॉ दिया गया, ठीक है। क्योंकि गैस किससे मिला भाई, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही बने हैं, बाकी इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पे गैसियस लॉ में, पहला जो लॉ दिया गया है आपको, वो लॉ दिया गया है बॉयल्स लॉ। देखिए नाम में समझिए क्या है, बॉयल्स आ रहा, बॉयल करेगा। कोई भी चीज बॉयल कब करता है, जब आप क्या देते हैं उसमें, टेम्परेचर देते हैं ना। यानी आपको पता होना चाहिए, पानी आप जब गर्म कर रहे होते हो तो क्या करते हैं भाई, गैस चूल्हा में हीट आप दे रहे होते हैं। अच्छा एक चीज को और समझ लीजिए पहले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे यूज होगी आपकी। जब बात होगी हीट की, तो भाई सिंपल सा, हीट को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट मतलब क्या है, आप वहां पे अगर आप हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो हीट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा है। ये अंडरस्टूड है बिल्कुल। तो बॉयल्स लॉ में आपको क्या पता करना है, तो देखिए बॉयल्स लॉ में क्या होगा, इसको समझ लीजिए, प्रैक्टिकली समझिएगा। देखिए हमने एक बर्तन लिया है, ठीक है, हमने क्या किया भाई, एक बर्तन लिया है, इसमें पानी रख दिया, ठीक है। अब इसको हमने गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया। गैस चूल्हे पे चढ़ाने के बाद फिर हमने क्या किया, गैस चूल्हा को बंद कर दिया। अब गैस चूल्हा को आपने बंद कर दिया, यानी कि क्या हो गया भाई, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हुआ कि नहीं भाई। गैस चूल्हा जो आपने चढ़ाए तो यहाँ से क्या दे रहे थे आप, हीट दे रहे थे, यानी इसका टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब क्या किया आपने, गैस चूल्हे को बंद कर दिया है। गैस चूल्हे को बंद कर दिया यानी कि आपका क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो भाई सबसे पहला तो पॉइंट याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, जो टेम्परेचर जो होता है ना, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो पार्टिकल्स है, किसका पार्टिकल, ये गैसियस लॉ पढ़ रहे, तो भाई गैस के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये काफी दूर दूर होंगे, होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, तो अब एक बात बतलाइए, अगर आप इसके ऊपर, ठीक है ना, अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाइएगा, ठीक है, इधर से प्रेशर डालिए, इस गैस के ऊपर इधर से प्रेशर डालिएगा, इधर से अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, गैस का चूल्हा बंद कर दिया, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, आपस में चिपकना चाहेगा कि नहीं चाहेगा भाई, बताइए। आपस में क्या करेगा, चिपकना चाहेगा, यानी कि आपस में क्या होगा, पास आना चाहेगा। जब ये पास आ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखेगा, ये 6 के 6 पार्टिकल इस प्रकार से सामने आ जाएंगे। तो देखिए अब इसका वॉल्यूम देखिए, पहले ये जो पार्टिकल था इतने वॉल्यूम में था, और अब इसका वॉल्यूम घट करके इतना हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये V1 है, तो ये क्या हो गया आपका V2 हो गया। तो भाई वॉल्यूम क्या हो गया आपका, घट गया है। वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। मतलब ये है कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया और आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो भाई वॉल्यूम घट गया। इसका मतलब ये कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, यानी बॉयल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी बर्तन में आपने अगर गैस भर दिया है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, तो जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया कि आप प्रेशर डाल रहे हैं, आप प्रेशर डाले जा रहे हैं इधर से, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड हो जा रहे हैं, सामने आ रहे, चिपक रहे। क्योंकि गैस में प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन आपने भाई क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, इसी कारण ये क्लोजली पैक्ड है। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन ये समय नहीं है भाई। मैटर चैप्टर में ग्रुप डी के बैच में आप हैं तो आपने समझ लिया होगा इतने से ही, क्योंकि मैंने वहां पे 14 क्लास लिए हैं भाई समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो बॉयल्स लॉ में दिमाग में बैठाइए, क्या है भाई, बॉयल करेगा, यानी कि टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया है, तो जो गैस के जो पार्टिकल्स थे अब इतने दूर दूर थे, तो हमने अब इसके ऊपर प्रेशर डाला, तो अब ये क्या होगा भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण ये आपस में क्या होंगे, पास पास आएंगे। पास पास आने के कारण क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर आपने इंक्रीज किया, ये रहा आपने प्रेशर डाला इसके ऊपर, तो प्रेशर तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या देख रहे हैं आप, वही घट जा रहा है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा ना भाई, समय तो लगेगा ना चीजों को समझाने में, डायरेक्ट रटवा दूं तो क्या मतलब, क्योंकि ये रट के कितने दिन तक आप रहेंगे।
तो आपको पता हो गया बॉयल्स लॉ में क्या होता है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन अब आप ऑटोमेटिक निकालेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने कुछ नहीं किया भाई, एक रिलेशन मैंने निकाल लिया, ये पीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहां से आपका एक इक्वेशन आ गया P1 V1 इक्वल्स टू आप इधर लिख सकते हैं P2 V2, ठीक है, क्लियर हो गया आपका बॉयल्स लॉ। चलिए दूसरा लॉ आते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, ये भी चार्ल्स लॉ किसके लिए, गैस के लिए, यानी गैस के पार्टिकल्स के लिए। तो चार्ल्स लॉ में भी क्या होगा सर, आपका चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाता है, ठीक है, समझिएगा। अगर यहां पे देखा जाए जो आपके पार्टिकल्स थे, गैसियस पार्टिकल इस प्रकार से इतने दूर दूर थे, ठीक है, अब यहां पे क्या किया गया है कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया मतलब ऐसे समझिए कि आपका यहाँ पे कोई एक बर्तन है, इसमें आपने गैस भर दिया और ये बर्तन को आपने इस प्रकार से ढका नहीं है, ठीक है। अगर आप ढका नहीं है तो इसके ऊपर क्या हो रहा हो, केवल एक प्रेशर काम कर रहा हो, कौन सा, ऊपर से, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, यानी कि वातावरण में जो भाई ये जो भी चीजें हैं वो इसके ऊपर केवल प्रेशर लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल इसके ऊपर लग रहा होगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसमें हीट दीजिए, ठीक है, हीट दीजिए मतलब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करिए। अगर आप हीट दीजिएगा भाई तो अब ये पार्टिकल के पास क्या हो जाएगा भाई, मूवमेंट करने के लिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। भाई आप इसको हीट दीजिएगा तो भाई कोई भी चीज को जब आप टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो वो फैलती है ना। फैलने का मतलब क्या, ये इधर भागना चाहिए, ये इधर भागना चाहिए, इधर भागना चाहिए, इधर भागना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा कि ये जो अभी यहाँ पे इतने वॉल्यूम में था, कोई आप पार्टिकल इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, तो अब देखिए वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इंक्रीज। यानी आपने ये देखा सर चार्ल्स लॉ में, क्या देखा सर आपने चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में आपने ये देखा कि आप अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे थे तो गैस के पार्टिकल्स में आपने क्या देखा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इसमें क्या आ गया सर, मूवमेंट आ गया, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। बस वही बात यहां पे लिखी गई है। प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ये V/T कर देंगे इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां से आपका एक रिलेशन आ जाएगा V1/T1 V2/T2, क्लियर है। तीसरा लॉ गे-लुशक लॉ, इसी से आपका क्वेश्चन दिया होता है। गे-लुशक लॉ में क्या कहा जाता है कि जो गैस के जो पार्टिकल है ना, इसमें क्या किया जाएगा, उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाएगा। वहां पे क्या किया, यहाँ क्या किया जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट किया जा रहा है। अब एक बात बतलाइएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कि हमने एक बर्तन में फिक्स कर दिया है गैस को, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। मान के चलते हैं यहाँ पे 4 पार्टिकल है आपके गैसियस के, ठीक है, तो आपने अगर वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया, तो भाई अब बताइए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन आएगा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो सिंपल सी बात है, समझिएगा, अगर आप यहां से हीट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहां से हीट दे रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और इस बर्तन को, आप बर्तन में इसके पार्टिकल को आपने पैक कर दिया, ये भागना चाहेगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण ये भाग नहीं पाएगा। तो होगा क्या, ये अब पार्टिकल इधर आना चाहेगा, ये भी इधर आना चाहेगा, उसके साथ साथ ये भी इधर आना चाहेगा, ये, यानी एक दूसरे के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। अगर कॉलिजन होगा तो एक दूसरे के बीच में टक्कर खाएगा, तो एक दूसरे के ऊपर टक्कर यानी फोर्स लगेगा, यानी प्रेशर लगेगा। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है अंदर में, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाने के कारण ये पार्टिकल इधर उधर भाग नहीं पा रहा। क्लियर है, तो बस गे-लुशक लॉ क्लियर हो गया आपका। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यहां से रिलेशन आ जाएगा P/T इक्वल टू कांस्टेंट, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ये तो इजी है ना। अब एक बात याद रखिएगा, जो भी यहां तक आपने देखा, यहां पे टेम्परेचर जो भी लेंगे आप केल्विन में, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। अब आप बोलेंगे सर कि आपने जो हीट एंड टेम्परेचर में जो थर्मल कंडक्टिविटी बताई या स्पेसिफिक हीट बताई थी, जैसे कि Q इक्वल टू MC∆T, या लेटेंट हीट के बारे Q इक्वल टू ML हो गया। और फिर मैंने बताया था भाई थर्मल कंडक्टिविटी में जो हीट जो लॉस होता है पर 1 सेकेंड में कितना हीट का लॉस हो रहा होता है, यानी -KA∆T/∆x। तो समझिए भाई, इसको तो हटाइए, यहाँ पे तो टेम्परेचर है नहीं, तो एक बात को समझिए, यहाँ पे क्या है, ∆T है, यहाँ पे भी क्या है, ∆T है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। और आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, डिग्री सेल्सियस और आपका केल्विन का थर्मामीटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमती है, यानी कि हिमांक बिंदु हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइल करती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और केल्विन में क्या था भाई, ये आपका 273 था, ये कितना था, 373। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालिए, क्या होगा, 100 - 0, तो 100 ही आ रहा था डिफरेंस। 373 में 273 माइनस करेगा तो डिफरेंस क्या आएगा, 100, यानी डिफरेंस इक्वल है। इसीलिए जब भी बात होगी ∆T की, तो आप डिग्री सेल्सियस लेके भी बना सकते हैं या केल्विन लेके भी बना सकते हैं, कुछ भी लेके बना दीजिए, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ∆T नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन लेके बनाएंगे। चलिए, ये भी चीजें बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होती है।
एक है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी गैसों की जो आदर्श गैस जो समीकरण होता है वो होता है पीबी इक्वल्स टू एनआरटी। यहां से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, तो बढ़िया से समझ लीजिए। एन क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं या गैसों की संख्या बोल सकते हैं। तो ये अगर हम फिक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पीबी अपन टी। आर क्या हो गया भाई, यूनिवर्सल। अच्छा चलिए मैं आर के बारे में बता देता हूँ थोड़ी बहुत चीजें, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो आर क्या हो गया आपका, आइडियल गैस कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। आइडियल गैस क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया। देखिए वीडियो लंबी होगी भाई, इतनी अच्छे से मैंने चीजों को समझाया भी तो है। तो यूनिवर्सल आर, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 8.314 जूल पर केल्विन। तो केल्विन पे पावर -1 लिख दीजिएगा, मोल इनवर्स। ठीक है, इसके अलावा आप इसका वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, अगर आप इसको क्या चीज में लिख सकते हैं, बाकी आप इसका यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं ना भाई, खुद से कर लीजिएगा जो भी चीज है। चलिए ये बात की आप याद रखिएगा, आर का वैल्यू आइडियल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ये वैल्यू होती है। एन क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इसको फिक्स कर देंगे पीबी अपन टी, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा P1 V1 बाई T1, P2 V2 अपन बाई T2। ठीक है, चलिए अब कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 चीजें भाई देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें भाई। यहां से बहुत अच्छा से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और यकीन मानिए आप नहीं बना पाइएगा। आइसोथर्मल गैस, सॉरी आइसोथर्मल जो आपका एक प्रोसेस होता है जिसको हम समतापीय प्रक्रम कहते हैं, इसको समझिए। क्या कैसे समझिएगा, देखिए आपने साइकिल चलाया होगा बचपन में या अभी भी चलाते होंगे, तो भाई साइकिल के जो टायर में गैस भरने के लिए आप एक पंप का इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं कि नहीं भाई बताइएगा। और ये जो है इस हैंडल पे आप क्या करते हैं भाई, प्रेशर डालते हैं ना, प्रेशर डालते हैं और ये क्या होता है, नीचे आता है और फिर ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है भाई। और यहां से क्या करते हैं आप भाई, टायर में गैस को फिलअप कर देते हैं। याद करिएगा भाई, जो पंप से आप प्रेशर भरते हैं टायर में। तो अब समझिएगा, जब आप इसको नीचे प्रेशर, आप जो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ना, बहुत स्लोली कर रहे हैं, एकदम धीरे धीरे लगा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है भाई, आया धीरे धीरे। अब फिर आप उसको भाई छोड़ दीजिएगा तो ये भी फिर धीरे धीरे चढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, आप सिंपल से ऐसे ही करते रहिए, एकदम धीरे से लाइए नीचे, फिर वो अपने आप धीरे से ऊपर चलेगा। यानी कि ये धीरे से ऊपर जा रहा है, यानी वर्क हो रहा है ना। आप इधर से फोर्स लगाए हैं, समझिए भाई, ये हैंडल है पंप का। ठीक है, और ये पंप नीचे आपने फोर्स लगाया ऊपर से आपने, तो ये एकदम स्लोली फोर्स लगा, एकदम धीरे से, तो ये धीरे धीरे आया नीचे। ठीक है, ये आपका नीचे आ गया, फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर भी जाएगा। तो ये आपने एफर्ट किया, यहां से आपको क्या मिल गया, वर्क मिल गया। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर इतना स्लो प्रोसेस में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, इतना प्रोसेस स्लो होगा, तो ये जो पंप है ये गर्म, देखते आप बहुत तेजी से करते हो तो ये वाला सेक्शन आपको गर्म देखने को मिलता है ना, तो ये क्या गर्म होगा, इतना स्लो तो नहीं। ठीक है, यानी कि अगर गर्म नहीं हुआ, यानी कि हीट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना। हीट कांस्टेंट मतलब समझिए, गर्म नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पे आपका क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये भाई गर्म हो नहीं रहा, आप इतना प्रोसेस को स्लो ही कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रक्रियाएं होती है ना, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, पहले समझिए कांस्टेंट होता है। ऐसे भी याद रखिए, आइसोथर्मल, यहाँ पे थर्मल बोल रहे हैं, ऐसे हिंदी में लिखते हैं आइसोथर्मल। तो थर्मल मतलब समझ रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट, यानी टेम्परेचर, कोयला का भट्टी वगैरह, कोयला को जलाया जाता है तो वहां से एनर्जी लेते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या भाई, प्रक्रिया जो है भाई, प्रोसेस जो है बहुत स्लो है, प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही है। समझ में आया, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल भी समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब एक और एग्जांपल सेम दिखेगा, वही हैंड पंप है अब। ठीक है, वही हैंड पंप है, यहां से आप जो कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं ना, बहुत प्रोसेस को फास्ट कर दिए, बहुत हाईली फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तुरंत नीचे आ रहा है, तो ये अब फिर तुरंत ऊपर भी चला जा रहा है, यानी प्रक्रिया बहुत फास्ट हो गई है। तो इस दौरान क्या होगा, ये जो पंप देख रहे हैं, ये पंप क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं भाई, पंप गर्म हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे थे, इतना धीरे फोर्स लगा रहे थे, इतना प्रोसेस स्लो था, ये गर्म नहीं हो रहा था। तो आप सवाल कर सकते हैं कि सर जब गर्म हो नहीं रहा था तो ये हीट आखिर कहां जा रही है, हीट कहां जा रहा था, बाहर आ जा रहा था, वातावरण में आ जा रहा था। कहां आ जा रहा था, हीट बाहर आ जा रहा था, ये हीट वातावरण को गर्म करने लग रहा था, यानी आप इतना स्लो कार्य कर रहे थे प्रोसेस, ये हीट बाहर आ जा रहा था वातावरण में। लेकिन यहां केस में क्या हो रहा है, आप इतना फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये जो हीट है ना, इस पंप को ही गर्म करने में लग गया। तो बहुत आप देखते हैं कि 5-10 मिनट को बाद आपका ये जो पंप है पूरा हीट हो जाता है। ठीक है ना, यानी मशीन क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो समझिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका हीट कांस्टेंट हो जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, पहले समझिए, यहाँ पे प्रोसेस इसमें क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या हो जाती है, आपकी फास्ट हो जाती है।
क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, हीट जो होता है इन्वायरमेंट में नहीं जा पाता, हीट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और ये हीट क्या करता है, उस पंप को गर्म करने में लग जाता है। तो एडियाबैटिक मतलब क्या हो गया आपका, क्या कांस्टेंट रहेगा, हीट कांस्टेंट रहेगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रक्रिया प्रोसेस धीरे धीरे, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब समझ रहा है ना भैया आप, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ये जो पंप है ना, ये पंप को जो आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि यहां से जो हीट है आपका, ये हीट कहाँ चला जा रहा है, इन्वायरमेंट में आ जा रहा है, इन्वायरमेंट को गर्म करने लगा। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि भाई ये जो हीट है ना, ये हीट कहाँ आ जाता है आपका, भाई इन्वायरमेंट में नहीं जा पाता, इसी पंप को गर्म करने में लग जाता है, ठीक है। ये हो गया एडियाबैटिक। अब आइए आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एक और यहाँ पे चलिए मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ भाई, ये भी याद रखेगा, आइसोबारिक भी पूछता है आपसे एग्जाम में, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो होता है ना आपका, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है आपका, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा, देखिएगा, देखिए एक रिलेशन मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला ही इसको हम बुलाएंगे, डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू अपन डी डब्ल्यू, ठीक है। डी क्यू यानी कि यह क्या हो गया, डी क्यू यानी कि चेंज इन हीट हो गया, चेंज इन इंट्रोपी हो गया, और चेंज इन वर्क डन हो गया। लिख लीजिएगा इसको, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं आपका आइसोथर्मल का केस, ठीक है। ये आपसे पूछता है इस प्रकार से, आइसोथर्मल यानी कि आइसोथर्मल में क्या आपने बताया सर, टेम्परेचर को कांस्टेंट आपने बताया है ना, यही मैंने बताया था, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। बताइए अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसे समझिए, जो गैस का जो पार्टिकल था, ऐसे समझिएगा, ये जो गैस का जो पार्टिकल था, टेम्परेचर आप दे नहीं रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है कहीं मूव करेगा, या सॉलिड के केस में ये जो बर्फ के जो पार्टिकल, एकदम चिपके हुए पार्टिकल, ठीक है, हीट आप नहीं दे रहे हैं, तो ये पार्टिकल कहीं भी मूव करेगा नहीं, क्योंकि बाहर से इसको एनर्जी मिल नहीं रहा। तो भाई ये क्या होगा, अपनी जगह में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ये इंट्रोपी होता है ना, इंट्रोपी को डिफाइन करते हैं रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी गैस के जो पार्टिकल में जो मोशन आता है। तो ये बताइए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए तो रैंडम मोशन, इस पार्टिकल में कोई मोशन आएगा नहीं, यानी डेल्टा यू का यानी कि चेंज इन इंट्रोपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब ये कि जितना आपने भाई वर्क किया है वो वर्क कैची में चेंज हो गया है, हीट में चेंज हो गया, ठीक है। या ऐसे बोलिए कि जितना आपने हीट दिया है वो हीट आपका कार्य में परिवर्तित हो गया। समझ में आया, डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। तो ये पूछेगा डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबारिक के लिए। तो भाई ये आइसोथर्मल के लिए है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए, जो कांस्टेंट कर देने से भाई जो पार्टिकल में जो रैंडम मोशन है वो बंद हो जाएगा, है ना, वो भाई फ्रीज हो जाएगा। सॉलिड जो गैस है, जो सॉरी जो सॉलिड है, जो बर्फ का जो टुकड़ा, उसमें पार्टिकल मोशन करेगा नहीं, इंट्रोपी जीरो हो गया। तो डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। दूसरा आइए, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा में, दूसरा को भी ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा क्या है, अब आपका प्रोसेस आपका क्या था भाई, एडियाबैटिक था, ठीक है। क्या था आपका, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था आपका, क्यू कांस्टेंट है, ठीक है, क्यू कांस्टेंट है। तो भाई एक बात बतलाइए, अगर क्यू कांस्टेंट आपने कर दिया तो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही आपका जीरो हो जाएगा। तो इंट्रोपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू। तो ये भी आप रिलेशन याद रखिएगा, ये किस केस में होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। अब तीसरा हमने क्या देखा था, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक भी कर लीजिएगा, आइसोकोरिक भी आपसे पूछा गया है। आइसो देखिए अब इससे बाहर तो आपसे कुछ पूछेगा। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब भैया वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो एक बार याद रखिएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डीवी। डीबी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर इंटू डीबी, ये भी फॉर्मूला होता है वर्क डन का। ये थोड़ा सा हम जब डिटेल जब जाते तो भी हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में। खैर इसको याद रखिएगा, क्योंकि आइसोकोरिक में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अगर ये पार्ट अगर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। तो भाई वर्क डन अगर जीरो हो गया तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये जीरो हो गया, यानी क्या आ जाएगा आपका, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू आ जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू किस में होगा भाई, आइसोकोरिक में होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया, डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू किस में होगा, आइसोथर्मल में होगा। और एडियाबैटिक में क्या बताया, डी यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू। एक और मैंने अभी बताया था भाई आइसोबारिक, चलिए ये भी कर ही लीजिए, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में मैंने क्या बताया सर, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो भैया प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है तो भाई वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्क डन का मैंने अभी फॉर्मूला है पीडीबी, यही जीरो हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन को अब मैं अच्छे से करवा देता हूं भाई, जो लोगों को नहीं समझ में आया था अब आपको समझ में आएगा। इसका पूरा मैंने निचोड़ रख दिया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बोला गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, यानी कि T1 आपको दे दिया गया है 30 डिग्री। चलिए T1 वगैरह भी कुछ मत दे, पहले पता करिए कि कौन सा यहाँ पे लॉ है।
30 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो दाब है P है, ठीक है, गैस का दाब जो है P है, यानी कि जो टेम्परेचर T1 है 30 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे जो प्रेशर है गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना प्रेशर लग रहा है, P प्रेशर लग रहा है। और आयतन नियत कर दिया गया, यानी कि वही वाला केस है, यानी वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया है, और यहाँ पे क्या है, गैस के पार्टिकल है, इस प्रकार से, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल है दूर दूर। यहाँ पे अभी जो प्रेशर लग रहा है P प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, कितना प्रेशर लग रहा है भाई, P प्रेशर लग रहा है, कब, जब यहाँ पे इसको हीट कितना दिया जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस हीट दिया जा रहा है तब। तो अब बोला गया है कि दाब को अगर 6 भी करना हो, यानी कि इस प्रेशर को अगर हमें 6 गुना कर देना है, अगर हमें 6 गुना प्रेशर को बढ़ा देना तो भाई हमको टेम्परेचर बढ़ाना हो, क्योंकि ये तो भागेंगे नहीं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हमें T2 निकालने को पूछ रहा है भाई। समझ में आया कि नहीं, अब ये बताइए। बिल्कुल समझ में आ गया सर। चलिए, तो भाई आयतन अगर हमारा नियत है, यानी कि कौन सा लॉ सर, गैर-लुशैक लॉ, ठीक है, गैर-लुशैक लॉ में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। यही मैंने बताया था कि नहीं, ये बताइएगा। गैर-लुशैक लॉ में मैंने क्या बताया था भाई, प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। और आपको क्या दे दिया गया था सर, P1 दे दिया था इनिशियल प्रेशर P, और आपको टेम्परेचर इनिशियल दे दिया था 30 डिग्री सेल्सियस, और आपको P2 दे दिया है, कितना गुना करना, 6P, और आपसे पूछा है T2 निकालना, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। अब एक बात याद रखिए, T1 आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपका हीट एंड टेम्परेचर का पूरा थर्मामीटर का कंसेप्ट क्लियर है ना, कि कैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन, कैसे आप उसका चेंज का क्वेश्चन बनाते हैं, जो आपका फ़ारेनहाइट वगैरह ये कन्वर्जन है, जो एरर थर्मामीटर दिया जाता है, ये सब आता है कि नहीं, या बोल दीजिएगा कमेंट करके, तो उसका भी वीडियो मैं ला दूंगा, पूरा निचोड़ वीडियो। तो भाई T1 क्या है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 से हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 7 3 10 1 303 केल्विन, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका 303 केल्विन हो गया। कितना गुना करना है, P2 हमें 6P कर देना है, और T2 हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, P से ये P कट जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 1818 केल्विन, ठीक है। अगर ये केल्विन में ना रखेगा, सेल्सियस में रहेगा, तो क्या करिएगा, 1818 में 273 माइनस कर देंगे भाई। 8 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1545 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में ये, बाकी ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं ऊपर नीचे हुआ होगा तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट इसको बना पाए, दूसरा क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा भाई। चलिए इसको हटा लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया गया। कांस्टेंट टेम्परेचर तो भाई कौन सा प्रोसेस होगा, पहले ये बताइए। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा कि नहीं भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या हो गया, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यानी कि हीट जो है कहां चला जा रहा है, एनवायरमेंट में। और लॉ में कौन सा लॉ होगा बताइए, चार्ल्स लॉ होगा या बॉयल्स लॉ होगा। तो बॉयल्स करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। कोई भी चीज को क्या कर रहा था भाई, बॉयल्स कर रहा था ना, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा था। याद करिए भाई, यहाँ पे आइए, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो गैस के पार्टिकल को आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो अब आप प्रेशर देंगे तो वो क्या करेगा भाई, वॉल्यूम चिपकना चाहेगा, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। याद आया कि नहीं, चलिए ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़िए पहले, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ डिफाइंड मास ऑफ अ गैस, यानी गैस का कुछ एक डिफाइंड मास है, उस पे जो प्रेशर लग रहा है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, ये तो यहाँ पे दे दिया गया। हालांकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है भाई। और बोला ये गया है कि जो आपका प्रेशर लग रहा है ना, जो गैस के पार्टिकल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ये तो हमें भी पता है, कैसे पता है सर, बॉयल्स लॉ से, ठीक है ना। कैसे पता है हमें, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, बॉयल्स लॉ को पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, अगर प्रेशर को बोला क्या गया है कि रिड्यूस कर दिया जाए, प्रेशर को कम कर दिया जाए, तो फाइंड द रिस्पेक्टिव चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। देखिए समझिए, बोला क्या गया है कि वॉल्यूम को क्या, सॉरी, टेम्परेचर को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया। ऐसा समझिए पूरा क्वेश्चन को, टेम्परेचर को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया। तो आपको पता है जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर P प्रेशर लग रहा है तो वॉल्यूम, मान के चलिए P1 प्रेशर लग रहा है तो वॉल्यूम क्या है, V1 है, ठीक है। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, PB इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस प्रकार से, P1/P2 और V2/V1, बताइए कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझिए क्वेश्चन में ये बोला कि
पहले जब टेम्परेचर कांस्टेंट, जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके बात कर रहे हैं, तो जब P1 था तो वॉल्यूम V1 था, और अब बोला क्या गया है कि प्रेशर को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। कितना रिड्यूस कर दिया गया, 25% रिड्यूस कर दिया गया है प्रेशर को। प्रेशर को 25% रिड्यूस कर दिया गया भाई। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए 4 पार्टिकल्स था यहाँ पे, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे हैं इस प्रकार से P1 प्रेशर, ठीक है। तो भाई जब P1 प्रेशर लगा रहे थे आप, P1 प्रेशर जो आप लगा रहे थे, P1 प्रेशर लगा रहे थे, तो ये क्या करेगा, आपस में पास आना चाहेगा, आना चाहेगा कि नहीं भाई, प्रेशर पास अब आना चाहेगा। तो जिसके कारण अब ये क्या होगा, पास आ गया। तो ये देखिए वॉल्यूम इसका घट गया, जो वॉल्यूम इतना था अब ये वॉल्यूम इतना ही है। लेकिन यहाँ पे जो आप प्रेशर लगा रहे थे ना, अब ये प्रेशर को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब ये आप प्रेशर को कितना कर दिया, 25% रिड्यूस कर दिए। तो भाई जो ये वॉल्यूम था, अब ये थोड़ा सा पास आएंगे, लेकिन बहुत अधिक पास नहीं आएंगे, ठीक है। ये V2, तो ये पूछा है कि कितना चेंज वॉल्यूम आएगा, ये जो V1 है और ये V2 है, इसमें कितना चेंज आएगा, ये चेंज आप बताइए। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बताइए पहले, इसका अप्रोच हम लोग कैसे लेंगे। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था। चलिए, कुछ नहीं, हमें क्या पता है सर, PB इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो ये आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। यहां तक आपको कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे का खेल बहुत आसान है। देखिए, आपको बोला क्या गया, 25% प्रेशर क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। यही बोला गया है भाई, 25% प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया। मान के चलते P1 जो था वो आपका 100 था, तो P2 कितना हुआ, 25% अगर रिड्यूस कर दिया है तो भाई कितना हो जाएगा, P2 75 हो जाएगा। तो भाई P1 का वैल्यू आपको मिल गया, P2 का वैल्यू मिल गया, तो बस आंसर आ गया। P1 कितना है आपका 100 है, P2 कितना हो गया, 75 हो गया। यही तो आपसे पूछा है ना कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो इसको सॉल्व करिए, 25 चौके 100, 25 तिया 75, यानी इसका मतलब क्या आ गया आपका, V2 अपन V1 का वैल्यू क्या आ गया, 4/3। यानी कि देखिए, समझिए, मैंने अभी आपको समझाया था, देखिएगा एकदम प्रैक्टिकली मैं आपको न्यूमेरिकल्स में समझा रहा हूं कि जो पार्टिकल के जो गैस थे इस प्रकार से दूर दूर थे, जब यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा था, P1 प्रेशर लग रहा था, ठीक है। P1 प्रेशर को लग रहा था, और यहाँ पे क्या है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये P1 कितना था, 100 था, ठीक है। तो अभी इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखा था, अब इसको रिड्यूस कर दिया गया प्रेशर। तो भाई तो अभी अच्छा, ये अभी नॉर्मली केस है, ये नॉर्मल केस है, ये अभी आपका नॉर्मल केस। अब टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट किया जा रहा है। टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाएगा भाई, तो भाई प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो भाई अब ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएगा, ठीक है, पास पास आ गया। तो यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, आपने प्रेशर जो लगाया था P1 यानी 100 जो प्रेशर लगाया, जिसके कारण ये वॉल्यूम आया, V1 आया। अब आप क्या कर रहे हैं, 100 से 25% रिड्यूस कर दिए प्रेशर को। तो भाई 75 प्रेशर अगर आप लगा रहे हैं, तो भाई अब ये पास तो आएगा, जो इतना जो डिस्टेंस है इसके बीच डिस्टेंस को क्या होगी, थोड़ी सी कमी आएगी, इतना सा पास आ जाएगा, ठीक है, ये इतना पास आएगा। तो अब देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, तो भाई वॉल्यूम बढ़ेगा ही। तो क्या चेंज आया, V1 है ये V2, तो ये V1 V2 के बीच का आपको संबंध पूछा है कि क्या चेंज आया। तो देखिए क्या चेंज आया, देखिए इनिशियल चेंज जो वॉल्यूम था वो 3 था, और अभी कितना हो गया, 4। तो भाई कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया, 1 वॉल्यूम बढ़ गया है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम बढ़ा। तो 1 अगर तो मैं निकालूं, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं भाई। तो भाई जो भी चेंज आया, परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू जो चेंज आया है आपका, ठीक है, जो भी चेंज आया है भाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करते हैं, ठीक है, यही करते हैं। चलिए मैथ्स तो पढ़ाना नहीं है। तो भाई कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया, किस में आया, इनिशियल वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 3 में चेंज आया इंटू 100। तो इसका यानी कि 100/3 मैं परसेंटेज बताइए कितना होता है, 33 सही 1/3%, या इसको क्या लिख सकते हैं, 33 सही 0.33%। क्या वैल्यू आया, पॉजिटिव में आया। तो ऑप्शन दे लिए, देखते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो बोला फाइंड द रिस्पेक्टिव चेंज इन वॉल्यूम। स्थिर तापमान पर गैस का एक निश्चित द्रव्यमान का दाब का आयतन विद्युत कर्मानुपाती होता है। यदि दाब 25% कम हो जाएगा तो आयतन में संबंधित आयतन में क्या परिवर्तन आया भाई। तो आयतन जो पहले 3 हुआ करता था अब 4 हो गया, यही परिवर्तन आया। कब, जब आपने प्रेशर को 25% घटा दिया। चलिए भाई हो गया, इससे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम बिलो दैट डज नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ गैस। देखिए भाई यहाँ पे क्या बोला गया, इसको समझिए क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई करना है आपको वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, मतलब कि जो जिसपे भाई मतलब जो वैल्यू जो वेरी कर रहा होता है, ठीक है ना। डज नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ गैस। तो गैस के केस में अभी तक मैंने क्या क्या बताया, प्रेशर के बारे में बताया, ठीक है सर।
वॉल्यूम के बारे में बताया, बिल्कुल सर। टेम्परेचर के बारे में बताया सर, बिल्कुल सर। कहीं भी मैंने टाइम का जिक्र किया नहीं। और पूछा है कि बिलो डज और नॉट कौन डिस्क्राइब नहीं करता, तो भाई टाइम नहीं करता। हो गया ये क्वेश्चन सही। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया। द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी डबल हाफ। देखिए क्वेश्चन समझिए, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, तो पहले आइडियल गैस का इक्वेशन लिखिए। पीबी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी। ये तो भाई कांस्टेंट हो गया, यानी कि पीबी इक्वल्स टू आप टी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोला कि जो डेंसिटी है जो आइडियल गैस का, मान के चलते हैं जो डेंसिटी है वो आइडियल गैस का क्या हो गया, डबल हो गया। यानी कि डेंसिटी 1 जो था वो आपका डेंसिटी है, और जो रो 2 है वो क्या हो गया, अब आपका 2 रो हो गया, 2 टाइम्स डेंसिटी हो गया। यानी कि डेंसिटी क्या हो गया आपका, डेंसिटी क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहां कहीं भी डेंसिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। यहां क्या दिख रहा है, वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है सर, मास अपन वॉल्यूम होता है। यानी कि डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पे डेंसिटी क्या हो रहा है, 2 गुना बढ़ जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी डबल। तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा सर, घटेगा। वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो भाई यहां पे आपके पास देखिए, ये आपके पास रिलेशन है। यहाँ पे वॉल्यूम किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो टेम्परेचर के, तो किस कैसे रिलेशन है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ना, यही है। और एक भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। वो कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। कैसे हुआ सर, देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या है सर, ये वाला, ये एन आर तो कांस्टेंट हो गया था पूरा, तो पी बी इक्वल्स टू टी है। तो भाई ये भी वॉल्यूम किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये भी पी पे कैसे डिपेंड कर रहा है भाई, सिंपल सा कंसेप्ट लगाई ना, ये ऐसे लिखे भी इक्वल्स टू टी अपन पी। ठीक है, अभी टेम्परेचर को हटा देंगे तो भी और पी के बीच का कैसा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, ये बताइएगा। तो अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में बोला है क्या हो गया आपका, आइडियल गैस का जो डेंसिटी है, आइडियल गैस का जो डेंसिटी है वो डबल हो गया। डेंसिटी क्या हो गया, दुगना हो गया, यानी डेंसिटी बढ़ गया है। डेंसिटी बढ़ गया तो हमें वॉल्यूम को घटाना होगा। आइडियल गैस की जो वॉल्यूम को घटाना है भाई, अगर हमको वॉल्यूम को घटाना है, ठीक है, वॉल्यूम को घटाना है तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर भी घटेगा। यहाँ पे वॉल्यूम को घटाना है तो यहाँ पे प्रेशर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, ठीक है। तो बोला ये गया है कि द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी डबल बाय हाविंग। तो क्या हम आधा कर देंगे, तो देखिए भाई, या तो आप आधा कर दीजिए। अब देखिए यहां पे समझिए, बोला गया क्या आधा कर देंगे या क्या हाफ कर देंगे। आधा कर देना मतलब घटा देना। तो भाई वॉल्यूम कब आपका घटेगा, जब आपका टेम्परेचर घटेगा। यहां तो प्रेशर को इंक्रीज करना होगा तब जाके वॉल्यूम घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तब जाके आपका डेंसिटी बढ़ेगा या फिर दुगना होगा। यानी अगर आप यहां पर प्रेशर को क्या करेंगे भाई, इंक्रीज करेंगे, लेकिन आपको बोला गया क्वेश्चन में कि क्या कर दिया जाए, डबल, क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, जिससे डेंसिटी डबल हो जाए। तो भाई यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है भाई, वॉल्यूम का रिलेशन आ रहा है टेम्परेचर से। यानी कि टेम्परेचर को अगर हाफ कर देंगे भाई तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। यानी वॉल्यूम आधा, यानी वॉल्यूम आधा घटेगा तो डेंसिटी 2 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो ऑप्शन में देखिए, क्या मास से तो कोई संबंध था ही नहीं, वेलोसिटी से कोई संबंध नहीं था। अब देखिए एक है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर और एक है आपका प्रेशर। तो प्रेशर को हाफ करेंगे भाई, तो भाई देखिए प्रेशर को हाफ करेंगे, यानी कि प्रेशर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यानी कि प्रेशर को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो प्रेशर को अगर घटाएंगे तो वॉल्यूम तो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर को अगर आधा करेंगे तो भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो भाई, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घटने लगेगा। तो डेंसिटी को तो घटाना नहीं, 2 गुना करना है, इसलिए प्रेशर होगा नहीं। समझ में आया, प्रेशर क्यों नहीं होगा। अब देखिए टेम्परेचर को आधा कर देंगे, तो टेम्परेचर को अगर आधा करेंगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। वॉल्यूम आधा हो गया तो वो डेंसिटी 2 गुना हो गया। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हमको आधा करना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई। चलिए, तो ये आपका जितना भी गैसियस लॉ से क्वेश्चन था ये मैंने पूरा करवा दिया है, और आपके लिए ऑफर भी दे दिया गया है बैच में, तो इनरोलमेंट ले सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी। और ये देखिए सारा नोट्स वगैरह ये सारी चीजें लिख दी गई है भाई, ठीक है ना। ये देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट वगैरह, थर्मल कंडक्टिविटी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ये सब चीजें मैंने तो आपको बहुत शानदार में पढ़ाया। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।